मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। हमारे YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। संस्कृत शिक्षण विधियों की जो सीरीज स्टार्ट की है उसी के क्रम में आज का हमारा वीडियो है। बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा टॉपिक है आज का। आपकी जो शिक्षण विधियां हैं लगभग पूर्ण होने वाली हैं, एक दो वीडियोज और बचे हुए हैं, कंप्लीट आपकी शिक्षण विधियां हो जाएंगी दोस्तों। चैनल पे जाके आपने नहीं देखी हैं तो अभी आप विजिट करिए और देखिए वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी आपको अभी करना है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सतत मूल्यांकनम। ये आपकी शिक्षण विधियों की हम बात करें तो शिक्षण विधियों में जो रीट में आपका सिलेबस रहेगा, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड का हो, आपका जो तीसरे नंबर की जो आपकी इकाई है शिक्षण विधियों की, उसमें आपका टॉपिक है सतत मूल्यांकनम। ठीक है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सतत मूल्यांकन में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जैसे मूल्यांकन, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। इसमें हम जानेंगे कि सतत मूल्यांकन क्या होता है। जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा, सतत मूल्यांकन का सीधा सा मतलब होता है कि लगातार निरंतर रूप से जो मूल्यांकन होता रहता है बच्चों का, लगातार रोजाना जो मूल्यांकन, यानी लगातार जो मूल्यांकन सतत रूप से निरंतर रूप से जो मूल्यांकन चलता है। जैसे हम थोड़े आपको इसमें कुछ बातें बता देते हैं जो इससे इम्पोर्टेंट और उसकी भूमिका के लिए, यानी बच्चों ने जो कुछ सीखा, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, चाहे वो आपके बच्चे 10वीं क्लास के हो सकते हैं, 8वीं के हो सकते हैं, 5वीं के, 6वीं के, किसी भी स्तर के बच्चे हैं। बच्चों ने जो कुछ सीखा उसका मूल्यांकन उनके पढ़ने के दौरान निरंतर होता रहे, ताकि उनमें परीक्षा का भय नहीं रहे। तो यही सतत मूल्यांकन है दोस्तों। यानी कि बच्चों ने कुछ सीखा है, मूल्यांकन उनका हमें करना है, तो जो पढ़ाई के दौरान ही उनका लगातार मूल्यांकन चलता रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो एट लास्ट एग्जाम लास्ट में होने वाली होती है, उसका बच्चों में परीक्षा का जो भय है वो नहीं रहेगा। नहीं तो परीक्षा का जो भय है बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर बैठ जाता है, डर उनके अंदर भर जाता है कि पता नहीं एग्जाम कैसी होगी, क्या होगा एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम है, ऐसी है, वो है। तो अनेक प्रकार के सवाल दिमाग में आते हैं। तो ये सब से निजात पाने के लिए यह है कि सतत मूल्यांकन होता रहना चाहिए। इस मूल्यांकन में छात्र का तो मूल्यांकन होता ही है दोस्तों, साथ साथ में शिक्षक को भी अपनी योजनाओं में बदलाव का अवसर मिलता है। यानी कि शिक्षक को भी ये पता चलता है कि हमें किस प्रकार से अपनी योजनाओं को बदलना होगा, हमारी योजनाओं में कहाँ कहाँ पर हमें परिवर्तन करना होगा। ये हम सतत मूल्यांकन करने के बाद हमें पता चल जाता है। तो सतत मूल्यांकन आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ परिभाषाएं भी हैं सतत मूल्यांकन से संबंधित, जैसे कि आर के कपूर जी ने क्या बताया है सतत मूल्यांकन क्या है। देखिए, उन्होंने कहा कि मूल्यांकन ज्ञान को जांचने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वरन इसके द्वारा छात्रों की समझदारी, कौशल, वृत्तियों तथा रुचियों की भी जांच की जानी चाहिए। ये आर के कपूर जी कह रहे हैं कि मूल्यांकन ज्ञान को जांचने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आपने बच्चों का ज्ञान जांच लिया कि इसको कितना आता है, कितना इसके पास ज्ञान है, अपितु वर्ण इसके द्वारा छात्रों की समझदारी, कौशल, वृत्ति, रुचि, ये सारी चीजों की भी जांच होनी चाहिए। ये सब चीजें, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सिंपल ये सारी चीजें आ जाएंगी तो वो आपका व्यापक जांच हो जाएगी वो। तो ये आर के कपूर जी की परिभाषा है, याद रखनी है। इसके अलावा एक परिभाषा है J.W. राइटस्टोन की। J.W. राइटस्टोन की परिभाषा है। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है, जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों एवं परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए किया गया है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो परंपरागत जांच है हमारी, जो हम पहले से जो जांच करते आते हैं, बच्चों की एग्जाम्स जो लेते हैं, जो टेस्ट उनके होते हैं, वो परंपरागत जांचों और परीक्षाओं की अपेक्षा व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए किया गया है। यानी कि व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए, अभी हमने बताया ना आपको, जैसे आर के कपूर जी ने कहा कि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, यानी कि उनकी समझदारी, कौशल, वृत्ति, बच्चों की रुचियां, ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यहाँ सीधा सा हो जाता है कि ये व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे करके आपको दो परिभाषा याद रखनी है, आर के कपूर जी की और J.W. राइटस्टोन की।
ठीक है। अब इसके आधार पे हम कह सकते हैं, ये आपको इतना समझ में आ जाएगा कि मूल्यांकन में जो व्यक्तिगत संबंधी परिवर्तन है, एक तो वो चीज, यानी मूल्यांकन के अंदर व्यक्तिगत संबंधी परिवर्तनों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो हो गए व्यक्तिगत संबंधी परिवर्तन, यानी कि जो इंडिविजुअल जो बच्चा है उसके हिसाब से व्यक्तिगत रूप से जो परिवर्तन, और शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। यानी शैक्षिक आपने कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उनके क्या उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल पाठ्य वस्तु की निष्पत्ति को ही या नहीं देखा जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसमें केवल पाठ्य वस्तु की निष्पत्ति ही निहित नहीं होती है, अपितु वृत्ति, रुचियां, आदर्श, सोचने के ढंग, कार्य करने की आदतें, वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुकूलता भी निहित है। कुल मिलाकर के ये आपका व्यापक मूल्यांकन हो जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही स्तर की जांच नहीं की जा रही है, एक ही पक्ष की जांच नहीं हो रही है, एक ही क्षेत्र की जांच नहीं हो रही है, अपितु सभी पक्षों को इसमें देखा जा रहा है, सभी पक्षों की इसमें जांच की जा रही है, सभी क्षेत्रों को इसमें समाहित किया जा रहा है। यह है आपका सतत मूल्यांकन। हाँ, सतत मूल्यांकन ये जरूर है कि ये निरंतर चलता रहता है और निरंतर ये मूल्यांकन होता रहता है। इसका एक ही उद्देश्य हम बता सकते हैं आपको कि ऐसा होता क्यों है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में क्लाइन बताई कि बच्चों ने जो कुछ सीखा उसका मूल्यांकन उनके पढ़ने के दौरान निरंतर होता रहे, इससे परीक्षा का उनमें भय नहीं होता है। तो परीक्षा के भय को दूर करने के लिए और उनका निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, तो वो निरंतर मोटिवेट होते रहते हैं, वो सेल्फ मोटिवेट होते रहते हैं और वो अधिगम करते रहते हैं, अच्छे से उनको समझ में आता रहता है। तो ये कुल मिला के सतत मूल्यांकन हो गया। अब इसके मूल्यांकन के प्रयोजन क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई कार्य होता नहीं है, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य करता नहीं है। तो हमारा इसमें क्या प्रयोजन है सतत मूल्यांकन का, वो अभी हम देखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है सतत मूल्यांकन के प्रयोजन। ठीक है, मूल्यांकन के प्रयोजन नंबर 1, शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का मापन। बिल्कुल, यानी शिक्षकों की कुशलता, यानी शिक्षक कितने कुशल हैं और उनकी सफलता कितनी उनको मिली, यानी कि शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर होती है बच्चों, बताइए। बताइए। हाँ बिल्कुल, यानी शिक्षक की जो सफलता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग देखी जाती है, यानी बच्चों पर निर्भर करती है। यदि बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बच्चों के अंदर अधिगम अच्छा हो रहा है, उनको बोध अच्छे से हो रहा है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, यही शिक्षक की सफलता है दोस्तों। अच्छा पढ़ाना एक अलग बात है, बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है ये दूसरी बात है, और यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक को अपनी जो शिक्षण की पद्धति है, उनकी प्रणाली है, शिक्षण विधियों का जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें बदलाव करना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि शिक्षक की कुशलता और सफलता का मापन कर सकते हैं सतत मूल्यांकन के द्वारा। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, शिक्षक की सफलता और विफलता की जांच भी कर सकते हैं। यानी शिक्षक की सफलता और विफलता की जांच करना भी एक प्रयोजन है। कैसे, मान लो आप कितने सफल हैं अपने शिक्षण में, तो इसका पता आप बच्चों के मूल्यांकन से लगाओगे। आपने बच्चों का मूल्यांकन किया, आपने टेस्ट लिया, उनकी एग्जाम ली और एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर लेकर आ रहे हैं बच्चे, उनको कोई किसी भी जगह कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे उनकी सफलता जागृत, यानी उनकी सफलता दिखती है किसकी, शिक्षक की। तो ये शिक्षक की सफलता है। यदि इसके उल्टा होता है कि बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ाया सर ने, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये शिक्षक की विफलता है। तो ये शिक्षक की विफलता और सफलता की जांच हम कर सकते हैं इससे। तो इससे होगा क्या, जब हमें पता लग जाएगा कि बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, अधिगम नहीं हो रहा है, हम इस चीज में विफल हो चुके हैं, तो हमें अपने कार्य पद्धति में, अपनी तरीका में बदलाव कर देना चाहिए। एक तो ये चीज है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु भी मूल्यांकन परम आवश्यक होना, यानी परम आवश्यक होता है, ऐसे मान लीजिए आप। पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए बिल्कुल सही है। अब कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम बच्चों के स्तर से ऊपर का होता है, यानी बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, जो उनके लेवल से ऊपर का रहता है, तो वहाँ बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, समझ में नहीं आता है, कई प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का जो सिलेबस है उसका हम पता लगाते हैं और उसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। सुधार लाने के लिए मूल्यांकन परम आवश्यक है। उसी से
पता लगता है कि आपके पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है या नहीं। तो सुधार की आवश्यकता होगी तो इसका पता कैसे लगेगा? मूल्यांकन करने से। इसके बाद में है मूल्यांकन का प्रयोजन जो है वो दोस्तों शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि की उपयुक्तता की जांच करना है। यानी कि शैक्षिक कार्यक्रम और उनकी शिक्षण विधियां हैं, उनकी उपयुक्तता की जांच करना इसका प्रयोजन है। हम ये देख सकते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रम किस प्रकार से हमने निर्धारित किए हैं और शिक्षण विधियां किस प्रकार की हम काम में ले रहे हैं, इसकी उपयुक्तता की जांच, यानी कि आपके शैक्षिक कार्यक्रम उपयुक्त है कि नहीं, उचित है कि नहीं, सही है कि नहीं बच्चों के अकॉर्डिंग, और शिक्षण विधियां आपकी उपयुक्त है कि नहीं, इसका पता लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मूल्यांकन से बालकों को उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक पथ प्रदर्शन देने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों को उचित तो शैक्षिक और व्यावसायिक उनको हम क्या कर सकते हैं? पथ प्रदर्शन दे सकते हैं। यानी कि हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? मूल्यांकन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे बच्चों का, तो बच्चों को हम कैसे बता सकते हैं कि वो किस लेवल पर हैं, वो किस स्थिति में हैं, उनको कितना और मतलब समझना है, कितना और कुछ आपको करना होगा, कितनी मेहनत उनको करनी होगी, किस टॉपिक पर उनको कितना और अच्छे से आपको तैयार करना होगा। ये सारी चीज हम तभी बता सकते हैं जब मूल्यांकन होगा। उसके बाद ही हम उनको पथ प्रदर्शन दे सकते हैं, उनको आप मार्गदर्शन कर सकते हो। ठीक है। उनको आप मोटिवेट कर सकते हो। जैसे उनको हम बता सकते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, विश्वास। तो हम उनको बता सकते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। ऐसे हम उनको इस प्रकार से समझा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बालकों की सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों, बाधाओं आदि का यथेष्ट निर्धारण करना। हाँ बिल्कुल। यानी कि हम यथेष्ट निर्धारण कर सकते हैं कि बालकों में कितनी सफलता प्राप्त की है, विफलता हो रही है क्या, या कठिनाइयां कहाँ आ रही है, उनको कौन सी जगह बाधा उत्पन्न हो रही है। ये सारी चीजों का हम निर्धारण कर सकते हैं। किसके द्वारा बच्चों? मूल्यांकन के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे कितने सफल हो रहे हैं अपने शिक्षण में, और टीचर कितना सफल हो रहा है। विफलता है उनकी कितनी विफलता है, कहाँ पर विफल हो रहे हैं, कहाँ कठिनाइयां आ रही हैं, कहाँ पर उनको बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य यह जांचना होता है कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, वृत्तियों, रुचियों, समझदारी आदि को स्वयं में किस सीमा तक ग्रहण किया है। बिल्कुल। यानी कि अपने आप में ग्रहण करना, अपने आप के अंदर उसको व्यवहार में लाना, ये चीज कितनी बच्चों में की है बच्चों ने, इस चीज का पता लगाते हैं। चाहे वो योग्यताओं की बात हो, कुशलताओं की बात हो, वृत्तियों की बात हो, रुचियों की बात हो, समझदारी की बात हो, ये सब की बात हो चाहे, तो हम ये देखेंगे कि स्वयं बच्चों ने उसको किस सीमा तक ग्रहण किया है, उसको व्यवहार में किस सीमा तक उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया है। ये चीज है और यहां से सफलता का पता चलता है। तो ऐसे करके ये हमारे मूल्यांकन के प्रयोजन हो जाते हैं बच्चों। तो आपको हमने बताया कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, इसका प्रयोजन क्या है। अब इसके हम सोपानों की बात करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के कुछ सोपान हैं, उन सोपानों की हम बात कर लेते हैं। सिंपल आपको यहां पर हम बता देते हैं एकदम सीधा सीधा। जैसे सबसे पहले इसमें जो आपका सोपान रहेगा वो रहेगा मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। सबसे पहले आप क्या करोगे? मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करोगे, उसके बाद में उनका निर्माण करोगे। जब तक आप चयन नहीं करोगे तब तक आपका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका पहला ये सोपान रहेगा, पहला स्टेप रहेगा कि मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करें। यानी कि आप किन किन प्रविधियों का प्रयोग आप करने वाले हैं उनका चयन करें। यदि छात्रों के व्यवहार परिवर्तनों को जानने के लिए योग्य परीक्षण उपलब्ध नहीं हो तो उसे नवीन प्रविधियों को खोज करनी चाहिए। हाँ, तो हमें नवीन प्रविधियों की खोज करनी होगी बच्चों को अकॉर्डिंग, बच्चों के अनुसार। तो कुल मिलाकर के हमें पहले से निर्धारित करना होगा, पहले से ये सेलेक्ट करना होगा कि हम किन किन प्रविधियों का हम चयन करें, जिससे कि बच्चों के अंदर अच्छे से अधिगम हो, उनको बोध हो, उनको समझदारी से अच्छे से समझ में आवे, सारी चीज उनको अच्छे से क्लियर होवे। ठीक है। तो पहला स्टेप आपका हो गया, पहला सोपान हो गया मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। सेकंड, अगला जो रहेगा वो है आपका उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण।
ठीक है। यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, यानी कि जो आप उद्देश्य जिन जिन उद्देश्यों को आपने पहले से निर्धारित किया है, चाहे वो आपके सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं, चाहे आपके विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण हम करेंगे। तो पहले आप सबसे पहले आपने क्या किया, प्रविधियों का चयन किया, उसके बाद में आप अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण करेंगे कि आपको कौन कौन सी अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का प्रयोग करना है, वहां पर उनको आप सेलेक्ट करेंगे सारी की सारी। ठीक है, ये आप पहले से निर्धारित करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आज आ गया होगा अच्छे से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो आप इस तरीका समझो इसको कि इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक का प्रयास रहता है, यह प्रयास करता है कि कक्षा की संपूर्ण स्थिति इस प्रकार की हो कि छात्र अपनी सीखने की क्रियाओं द्वारा अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। ऐसे आप मान लो, ऐसी कुछ क्रियाएं हों जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें, ज्यादा से ज्यादा उनको समझ में आए। इस दृष्टि से शिक्षक विषय से संबंधित शिक्षण विधि, पद्धति, सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य वस्तु तथा शैक्षिक उपकरणों की सहायता लेता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, बहुत सारे, जैसे इनकी कुछ टीचिंग एड्स हो सकते हैं आपके, जैसे आपके मॉडल्स हो सकते हैं, आपके चार्ट हो सकते हैं, सहायक सामग्री में और चीजें हो सकती हैं, इनकी भी हम सहायता ले सकते हैं। इसके बाद में आपका तीसरा सोपान और लास्ट सोपान है उद्देश्य का निर्धारण। इसके बाद में हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं एट लास्ट। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब है दोस्तों कि सर्वप्रथम शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है, यानी कि उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, जो भी आप बच्चों को बता रहे हैं उसके सामान्य उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इसके बाद में विषय वस्तु से संबंधित उस उद्देश्य का चयन करना पड़ता है जिसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, करना होता है। जैसे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। सामान्य उद्देश्य, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ आप अधिगम करवाना चाहते हैं, तो उसका ऑल ओवर आपका सामान्य उद्देश्य क्या है वो सारे आप निर्धारित कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में आप जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना चाहते हैं उसका चयन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में चयन किए हुए उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करनी पड़ती है। फिर जो आपने चयन किए हैं उद्देश्य, उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, डिटेल में आप कंप्लीट पूरी चीज बताएंगे। यह व्याख्या विशेष रूप से बालक के व्यवहार परिवर्तनों के रूप में की जाती है, यानी बालक के व्यवहार परिवर्तन, यानी बालक में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप की जाती है। साथ ही ये परिवर्तन पाठ्य वस्तु से घनिष्ठ रूप से संबंधित किए जाते हैं, यानी उनसे रिलेटेड होने चाहिए, उससे संबंधित हम करते हैं उनको, उससे हम जोड़ते हैं पाठ्य वस्तु से। तो ऐसे करके दोस्तों हम मूल्यांकन प्रक्रिया के ये सोपान हम जान चुके हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के ये सोपान आपको 3 ध्यान रखने हैं, किस प्रकार से हम इसमें मूल्यांकन करते हैं। अब लास्ट एक बिंदु और है इसका, मूल्यांकन की कुछ प्रविधियां हम जान लेते हैं कि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रविधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रविधियां हैं जिनका हम प्रयोग करके मूल्यांकन कर सकते हैं। हम सतत मूल्यांकन की बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको सरल तरीका से हम बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, इसमें हम मूल्यांकन की प्रविधियों की बात करें तो सबसे पहले इसमें परीक्षा प्रविधि आती है। ठीक है, परीक्षा प्रविधि भी दोस्तों लिखित परीक्षा भी हो सकती है आपकी, प्रायोगिक परीक्षा भी हो सकती है, मौखिक परीक्षा भी हो सकती है, ये तीनों ही परीक्षाएं आपकी आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रविधियों में परीक्षा प्रविधि। परीक्षा प्रविधि आप समझ रहे हैं, परीक्षा यानी कि सामान्यतः इस प्रविधि का प्रयोग ज्ञान के कार्य की व्यवस्थित जांच के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चों को कितना ज्ञान है, किस लेवल का ज्ञान है, उनको कितना उनको समझ में मतलब आया है ज्ञान के हिसाब से, वो चीज इसमें आपको देखनी होती है, वो चीज यहाँ पर हम देखते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं परीक्षा पद्धति के अंदर, परीक्षा प्रविधि के अंदर कुछ जो आपके रूप हैं इसके अलग अलग, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा की हम बात करेंगे। परीक्षा प्रविधि के अंदर लिखित परीक्षा 1 नंबर पे आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि लिखित परीक्षा के अंदर आपको पहले हमने मूल्यांकन जब बताया था उसमें भी आपको बता दिया है, यानी लिखित परीक्षा के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इसमें कार्य समर्पण, प्रतिवेदन लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, कागज पेंसिल परीक्षाएं आदि इसके अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। लिखित परीक्षाओं के 2 रूप होते हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। लिखित परीक्षा हम सब जानते हैं, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, और उसमें आपको उत्तर लिखना है सीधा सा। एक तो होता है कि मौखिक हम बोल करके आपसे सवाल पूछ लेते हैं, एक होता है आपको लिखना है, जैसे आपसे कहा कि संधि किसे कहते हैं या फिर इको यणचि सूत्र का अर्थ लिखिए, तो उसमें आपको उत्तर लिखना है। ये आपकी लिखित परीक्षा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये भी आपकी 2 प्रकार से हो सकते हैं, निबंधात्मक रूप से और वस्तुनिष्ठ रूप से। तो निबंधात्मक में क्या होता है ये आपको पहले भी हम बता देते हैं।
इसमें आपको पहले भी हमने बताया था, इसमें बालकों को कुछ प्रश्नों के उत्तर निश्चित समय के अंदर निबंध के रूप में देने पड़ते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है, आपको 2000 शब्दों में उत्तर देना है, आपको 800 शब्दों में उत्तर देना है, तो ऐसे इसमें आपको हम पहले से फिक्स बता देते हैं। तो इसके अंदर निबंधात्मक परीक्षा में हम क्या देखेंगे, सुलेख यानी कि लिखने की शैली कैसी है, उनका लेख कैसा है, उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और भाषा में तारतम्यता कितनी है, और उनकी सक्रिय शब्द कैसे हैं, शब्दों का चयन किस प्रकार का है, ये सारी चीज हम देखेंगे। और अभिव्यक्ति उनकी किस प्रकार की है, अभिव्यक्ति की शैली उनकी कैसी है, ये सारी चीजों की जांच की जाती है निबंधात्मक परीक्षा के अंदर। कुल मिला के इसमें सृजनात्मकता की भी जांच हो जाती है, बच्चे की कितना बच्चा क्रिएटिव है, अपने से दिमाग से कितना वो सोच करके कुछ कर सकता है, कितना लिख सकता है, उसकी चिंतन शैली, कल्पना शक्ति, ये सारी चीजों की जांच निबंधात्मक परीक्षा में हो जाती है। एक होती है आपकी प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है ना। प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल होता है आपका, इसका प्रयोग जैसे प्रयोगात्मक कुछ विषय हैं, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपका साइंस है, हस्तकला है, ड्राइंग है, आपका कृषि है, आपके अनेक और भी बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनमें प्रैक्टिकल आपका होता है, तो वो प्रायोगिक परीक्षा होती है। इसमें बालक अपने कार्य का नमूना परीक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी जो भी काम वो कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल के रूप में उसका एक नमूना दिखाना पड़ता है, उसका एक प्रैक्टिकल के रूप में आपको कुछ करके आपको एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना होगा नमूना के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर। तो ये आपकी होती है कौन सी, प्रायोगिक परीक्षा। एक होती है मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा में आप जैसे आप सब जानते हैं, आपकी पहले जैसे छोटी कक्षा में हम पढ़ते थे उसमें गुरुजी मौखिक परीक्षा लेते थे, चलो बता संधि किसे कहते हैं, तो बच्चा बोल करके बताएगा, ना कि लिख करके। आपसे कहेगा, आपसे शिक्षक ने कहा कि भाई एको अणचि सूत्र से किम अर्थम, यानी क्या अर्थ है इसका बताइए। तो ये मौखिक परीक्षा है, डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो इसमें आप समझेंगे कि इस प्रविधि का प्रयोग पढ़ने की योग्यता, उच्चारण, सूचनाओं की जांच, लिखित परीक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। ये सारी चीज जानने के लिए हम मौखिक परीक्षा का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा बालकों के व्यक्तिगत गुणों और अवगुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये जो लाइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि यहां इस लाइन से आपके जो रीट की एग्जाम हुई थी 2016 में, यहां पर आपका ये सवाल आया था। यानी कि रीट की जो एग्जाम 2016 में हुई थी, उस एग्जाम में आपका इस लाइन से सवाल आया था। कौन सी लाइन, इसके द्वारा बालकों के व्यक्तिगत गुणों और अवगुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी मौखिक परीक्षा से संबंधित है। तो वो ये लाइन थी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको हर लाइन को समझना है, अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मौखिक परीक्षा है इसके अंदर बच्चों के हम गुणों को और अवगुणों को दोनों की जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समूह के अंदर, जब ग्रुप की बात होती है कक्षा के अंदर, हम पता नहीं कर पाते हैं कि किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है और किस रिश्ता उनका, किस प्रकार का व्यवहार है बच्चों का, उनकी बोधगम्यता कैसी है, उनके गुण कौन कौन से हैं, उनके अवगुण कौन कौन से हैं। तो ये तो आप व्यक्तिगत जब उससे बात करोगे तभी आप जान सकते हो, और व्यक्तिगत वार्ता करने का अवसर हमें मौखिक परीक्षा में मिलता ही है। उसमें आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं, हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से आप जान सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में एक तो अभी जैसे हमने बात की परीक्षा प्रविधि की, ये सब परीक्षा प्रविधि में हम सीख रहे थे। अब अगली हमारी इसमें प्रविधि आती है अभिलेख प्रविधि। अभिलेख में क्या होता है दोस्तों, इसमें छात्रों की डायरी होती है, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्त होते हैं, संचित अभिलेख पत्र भी इसमें मूल्यांकन की प्रविधियां मानी जाती हैं। ये सारी चीजें हैं, यानी कि अभिलेख इकट्ठा करते हैं हम इसमें, छात्रों के जितने भी डाटाज होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे इसमें इकट्ठे कर लिए जाते हैं, उनके द्वारा मूल्यांकन इसमें किया जाता है, सिंपल सा। इसके बाद में अगली एक विधि आती है आपकी प्रविधि पड़ताल सूची। पड़ताल सूची जो है वो प्रश्नावली की भांति व्यक्तिगत सूचना और मत जानने का प्रमुख साधन है। इसमें हम पड़ताल करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप टीवी पे आता है ना पड़ताल, एक वो आता है आपका कार्यक्रम, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रश्नावली होती है ना हमारी, जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बच्चों से हम प्रश्नों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रकार पड़ताल सूची भी होती है, प्रश्नावली की तहत, प्रश्नावली की तरह ही होती है, ऐसे आप समझ लीजिए। एक होता है इसमें क्रम निर्धारण मान। क्रम निर्धारण मान में मतलब आप समझेंगे, क्रम निर्धारण मान प्रविधि जो है, इसका मतलब है कि इस प्रविधि का प्रयोग उन विभिन्न परिस्थितियों या फिर विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जा सकती हैं, यानी कि जिनको हम विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत कर सकते हैं।
अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं, वहां पर हम क्रम निर्धारण मान प्रविधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनका क्रम निर्धारित करते हैं कि पहले क्रम पर क्या रहेगा, सेकंड क्रम पर क्या रहेगा, उसके बाद में थर्ड क्रम पर क्या रहेगा, उसके बाद में किसका क्रम रहेगा। ये हम इस प्रविधि का प्रयोग करते हैं जब विभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाने की बात आती हो तब। ठीक है। एक है प्रश्नावली प्रविधि। प्रश्नावली प्रविधि में आपको बहुत सारे प्रश्न होते हैं, यानी कि छात्रों से उनकी स्वयं की रुचियों और उनकी अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए यह प्रविधि उपयोगी मानी जाती है। हम बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से उनके अंदर जितनी भी बातें हैं उनको जान सकते हैं, उनकी रुचियों को जान सकते हैं, उनकी अभिवृत्तियों में विकास कर सकते हैं, उनकी सारी सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका मूल्यांकन हम कर सकते हैं सिंपल प्रश्नावली के माध्यम से। हाँ, प्रश्नावली में जो प्रश्न आप तैयार करोगे वो बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए, बच्चों के स्तर के हिसाब से हों, उनके आयु स्तर के हिसाब से हों, उनकी रुचि को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली तैयार की जानी चाहिए। एक होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो प्रविधि है, इसके द्वारा रुचियों का विकास, दृष्टिकोणों में हुए परिवर्तन, विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं की जांच की जाती है। हाँ, इसमें व्यक्तिगत जितनी भी आपके परिवर्तन होते हैं बच्चों के अंदर, व्यक्तिगत जो विकास है आपका, व्यक्तिगत जो परिवर्तन है, व्यक्तिगत उनकी जो विशेषता हैं, उनकी जांच की जाती है साक्षात्कार में। क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्तिगत वार्ता होती है, आमने सामने बैठ के चर्चा बच्चों से की जाती है। तो इसमें कुल मिला के साक्षात्कार होता है, एक दूसरे के बच्चों के भावों को, विचारों को, उनके अभिव्यक्ति जो भी है उनकी सब कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये भी हमारी मूल्यांकन की एक प्रविधि है। एक और प्रविधि आपकी लास्ट है, आपकी प्रविधि निरीक्षण प्रविधि। तो निरीक्षण प्रविधि में इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक और बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदत्त किए जाते हैं। यानी कि निरीक्षण करके हम मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का। निरीक्षण प्रविधि के द्वारा भी उनका निरीक्षण करके हम ये सारी चीजें जान सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आज के इस छोटे से टॉपिक में, जो कि आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है आपकी शिक्षण विधियों का, सतत मूल्यांकनम आपका टॉपिक था। सतत मूल्यांकन क्या होता है ये सब हमने आपको बता दिया। इसके बाद में मूल्यांकन के क्या प्रयोजन होते हैं ये भी आपको हमने बताया। मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान होते हैं ये भी हमने जान लिया, और मूल्यांकन की कौन कौन सी प्रविधियां हैं ये भी हम जान चुके हैं। तो कंप्लीट आपका टॉपिक हो चुका है दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अब तक भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये छोटा सा काम अभी तुरंत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। ध्यान रखते रहिए अपना, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करिए। ज्ञान को बांटने से बढ़ता है दोस्तों, कम नहीं होता है। इसी बात का ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।